भीमपुर गांव में हालत राम अपनी बूढ़ी माँ किशोरी और पत्नी चंदा के साथ रहता था। हालात का मारा हालत राम गांव के ही जमींदार के खेतों में काम कर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। माँ, आज जमींदार से बात करूंगा, थोड़े पैसे दे दे ताकि अपना ये टूटा हुआ घर ठीक करवा लूं। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी भी है। कल रात भर हमें नींद नहीं आई और बहू को देख कैसे बर्तनों के पानी फेंक रही है। हाँ माँ, मैं कुछ पैसों का जुगाड़ करता हूँ। दिन भर के मेहनत के बाद रात में छत से टपकते पानी के नीचे सोना किसी नर्क से कम नहीं है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, मौत आ जाए लेकिन भगवान किसी को गरीब ना बनाए। जहां एक तरफ अपने टूटी हुई घर की छत को देखकर हालत राम उसे ठीक करवाने की सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे पैसों की चिंता हो रही थी। अब हालत राम काम करने के लिए निकल पड़ता है। खेतों में पूरे दिन काम करने के बाद जब हालत राम जमींदार से पैसे लेने जाता है तो हालत राम अपनी परेशानी जमींदार को बताता है। जमींदार जी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। बोल हलतराम, कैसी मदद? तेरी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब है क्या, या तू बाप बनने वाला है? नहीं नहीं, अभी तो बच्चों का सोच भी नहीं सकता हूँ जमींदार जी। जो है उनका पेट पालने में ही मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। अगर बच्चा आया तो उसका खर्च उठाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। तो क्या मदद चाहिए हलतराम? कहीं तू मुझसे मेरे ही खेतों में मजदूरी तो नहीं करवाना चाहता ना? नहीं नहीं जमींदार जी, वो क्या है ना, इस बारिश के मौसम में मेरे घर की छत टपक रही है और इतना पानी घर में आ रहा है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो मेरा घर नदी में तैरता घर लगेगा। अच्छा, तो घर टूट गया है और घर बनवाने के लिए तुझे मुझसे पैसों की जरूरत होगी। हाँ हाँ जमींदार जी, थोड़े पैसों की ही जरूरत है। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना घर बनवा लेता। हलतराम, तुझे पता है ना मेरी हालत क्या चल रही है? इस बार फसल बारिश के कारण खराब हो गई और इतना मुनाफा भी नहीं हुआ कि मैं साल भर बैठकर खा सकूं। इसलिए मैंने कई व्यापारियों के पैसे भी रोक दिए हैं। जमींदार जी, एक आपसे ही तो पैसे मांग सकता हूँ, वरना तो मुझ जैसे गरीब को कौन ही पैसे देगा। हलतराम, मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये ले तेरे आज के पैसे। जमींदार की बातें सुनकर हालत राम बेबस होकर घर आता है। अब उदास हालत राम की माँ अपने बेटे को देखकर कहती है, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए, कहा कि वो इस साल बहुत घाटे में है और मैं इतने पैसे जुटा नहीं पाऊंगा कि अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। जमींदार जी ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। कोई बात नहीं, अब तो ऊपर वाले से ही कह सकती हूँ, ये आसमान से बरसते कहर को रोक दे, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं फिर भी कहीं ना कहीं से पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। फिर तो आज रात भी हमें टपकते हुए पानी के नीचे सोना पड़ेगा। हालातों का मारा हालत राम का परिवार अब फिर से देर रात छत से टपकती हुई बारिश के पानी के नीचे सोता है। अजी, ऐसे हम कब तक इस पानी के नीचे सोते रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। इस घर में रहने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं बहू, यही हमारी किस्मत में लिखा है। तेज बारिश की वजह से देर रात गहरी नींद में सबकी आंखें खुल जाती है और चंदा जगह जगह बाल्टी पतीले लगा देती है जिससे घर में पानी न भरे। अब सभी घर के एक कोने में बैठने के लिए मजबूर थे। अब अगली सुबह होते ही हालत राम तो काम के लिए निकल जाता है। इधर दोनों सास बहू घर से पानी निकाल रही होती हैं। तभी तेज आंधी आती है और हालत राम के घर की छत को उड़ा कर ले जाती है। बहू, ये क्या हुआ? पहले ही हम पर कम विपदा थी क्या इस बारिश की वजह से, जो अब इस बारिश और आंधी ने हमारे बचे कुचे घर की छत को भी उड़ा दिया। अब दोनों सास बहू अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं और वो अपने घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर गांव के ही पंचायत भवन में अपना डेरा जमाते हैं। इधर जब देर शाम हालत राम घर आता है तो वो देखता है कि उनके घर की छत उजड़ी हुई है और घर में उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी नहीं है। तभी हालत राम को उसकी पड़ोस की लीला काकी दिखती है। अरे हालत राम, तेरी माँ और पत्नी पास के ही गांव की पंचायत भवन में है। वहीं वो अपने घर का सामान ले गई हैं। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। पहले ही तेरे घर की छत टूटी हुई थी और अब तो वो छत रही ही नहीं। इधर दोनों ही सास बहू पंचायत भवन में रहने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव का तुरंत कसाई आता है। अरे काकी, ये हालतराम भैया ने दिया है, कह रहे थे घर पहुंचवा देना और भाभी से कहना कि इसके पकोड़े बना दे गर्मा गर्म।
इस बारिश में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन जब मैं आपके घर आया तो मुझे लीला काकी से पता लगा कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि आंधी में आपका घर उड़ गया। किशोरी चिकन ले लेती है और अपनी बहू को पकोड़े बनाने को कहती है। बहू बना दे हालत राम के लिए पकोड़े। वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। जब उसे पता चलेगा हम यहाँ हैं तो वो बहुत दुखी होगा। चंदा भी उदास मन से पकोड़े बना रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक प्रेमी जोड़ा बारिश में भीगते हुए उनकी तरफ आ रहा है। तभी उनमें से एक औरत कहती है, सुनिए बहन जी, गर्मा गर्म पकोड़े खिला दीजिए। इस बारिश में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। जी, ये चिकन पकोड़े हैं, आप खा लेंगी? अरे वो तो मेरी फेवरेट है, दीजिए। सुनिए, लीजिए और खाकर देखिए क्या चिकन पकोड़े बनाए हैं इन्होंने। दोनों ही पति पत्नी को चिकन के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और वो दोबारा लेकर भी खाते हैं। तभी ये सब देखकर चंदा मन में सोचती है, कैसे लोग हैं, इन्हें हमारी मजबूरी नहीं दिख रही क्या? कैसे मांग मांग कर खाए जा रहे हैं। अरे इन्हें क्या पता कि हम कितनी दिक्कत परेशानी में हैं। चंदा ये सोच ही रही होती है कि तभी वो औरत चंदा को 500 रुपए देती हुई कहती है, देखिए मना मत कीजिए, रख लीजिए। आप सच में बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, लेकिन आप अपनी दुकान रोड के किनारे रखिए, खूब बिकेंगे ये चिकन पकोड़े। क्यों जी, चलिए हमें लेट हो रहा है। सच में चिकन पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया। वो दोनों तो चले जाते हैं, लेकिन चंदा उस 500 के नोट को पलट पलट कर देख रही होती है। माँ जी, देखा आपने, उन्हें लगा कि हम यहाँ चिकन पकोड़े की दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। हाँ बहू, हम दोनों मिलकर चिकन पकोड़े की दुकान लगा सकते हैं। दोनों सास बहू की बातचीत के बीच दो औरतों का आना होता है। अरे बहन जी, इस बारिश के मौसम में पकोड़ों की खुशबू तो बड़ी जायकेदार आ रही है। जरा एक एक प्लेट हमको भी पकोड़े तो लगा दो। बारिश हो और पकोड़े ना मिले, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। इतना कहने के बाद चंदा उन दो औरतों को भी पकोड़े देती है और वो भी पकोड़े खाने के बाद चंदा के हाथों के बने चिकन पकोड़े की खूब तारीफ करती हैं। अरे बहन जी, वाकई में इस बारिश के मौसम में तो आपके हाथों के चिकन पकोड़े किसी वरदान से कम नहीं है। जी, ये तो आप लोगों का प्यार है जो आपको मेरे हाथों के बने पकोड़े इतने अच्छे लगे। अब वो औरतें भी चंदा के हाथों के चिकन पकोड़े खाने के बाद चंदा को पैसे देकर चली जाती हैं। चंदा बहुत खुश थी कि उसे कमाने का जरिया मिल गया। कुछ ही समय में इतने पैसे हो जाते हैं कि तभी वहाँ हालत राम आ जाता है। माँ, चंदा, अब दोनों ठीक तो है ना? मुझे लीला काकी से पता चला कि आप दोनों यहाँ हैं। हाँ हाँ, हम ठीक है। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख ये कैसे क्या हो गया हमारे साथ। अब भी कुछ हुआ क्या? जी नहीं, आपने जो दुरंत भाई साहब के हाथों चिकन भिजवाया था, उसके मैंने पकोड़े तो बना दिए, लेकिन यहाँ से आने जाने वाले लोगों ने समझा कि हम यहाँ चिकन पकोड़े की दुकान लगाकर बैठे हैं। बस फिर उन्होंने सारे पकोड़े ही सफा चट कर दिए और देखिए पूरे 700 रुपए की कमाई हुई है। अरे वाह, फिर तुम और माँ चिकन पकोड़े की दुकान लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, हमने भी यही सोचा और हम पकोड़े की दुकान लगाकर अपना घर भी बनवा सकते हैं। अब अगले ही दिन से दोनों सास बहू देर शाम चिकन पकोड़े की दुकान लगाते हैं। जैसे जैसे लोगों को चंदा के चिकन पकोड़े की दुकान के बारे में पता चलता है, लोग उनकी दुकान पर आने लगते हैं और उनका काम भी अच्छा चल पड़ता है। हालांकि बारिश के मौसम में ना चाहते हुए भी लोगों को पकोड़े की खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी और दोनों ही सास बहू मेहनत से पैसे कमाकर अपना घर बनवाते हैं। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।